हेलो दोस्तों। तो ये जो वीडियो है इसमें इसमें जो है आपको 360 पे ही देखना पड़ेगा अगर देखेंगे तो। और आवाज़ में दिक्कत होगी तो आवाज़ को थोड़ा वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर लीजिएगा। और हम लोग जो है इसके पिछले वीडियो में संसद सदस्यों की योग्यता और लोकसभा एवं विधानसभा का एक साथ चुनाव ये सारे पढ़ लिए थे। इसमें हम खुद के लिए रिवाइज़ कर रहे हैं। और रिवाइज़ करते टाइम अगर मान लिया मैं कभी इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो आप लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगा। जिसको देखना होगा वो देखेगा, और नहीं देखना होगा मान लीजिए इसके नोट्स ही चाहिए केवल आपको, जैसे जो लिखा हुआ है इसको एक बार अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा, इंटू टू की स्पीड में सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद मैं एक टेलीग्राम में इस सारे नोट्स को पहले ही डाल चुका हूँ, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जिससे आप वहाँ पे जा करके सारा ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप सारा जो ये नोट्स है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको मैं खाली अपने रिवाइज़ के लिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, जिससे मैं कभी भी यूट्यूब खोल के अपना रिवाइज़ कर लूँ। तो हम लोगों ने कल जो है कल क्या आज जो इसके पहले पढ़ा हूँ लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव, ये सब पढ़ लिया कि क्यों क्या पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्टोरल फंडिंग, जो कि निर्वाचनों का निधियन है। इसमें क्या होता है कि हम जो निर्वाचन में धन का प्रबंध कैसे करें उसके बारे में है। तो निर्वाचनों में जो है धन अपव्यय, जो धन की बर्बादी होती है, खर्चे होते हैं, दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होती जा रही है। अभी क्या है कि निर्वाचनों में धन अपव्यय, खर्चे, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। इसलिए जो धन का कुप्रबंध है उसकी शिकायतें भी उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए निर्वाचनों के निधियन या फंडिंग में सुधार के लिए जो है वो उपाय सुझाए जा रहे हैं। और इसके लिए कुछ विचार प्रस्तावित हैं, माने कुछ लोग विचार दे रहे हैं कि कैसे हम इसका मतलब निर्वाचनों में जो निधियन है, फंडिंग है, उसका सुधार कैसे करें। तो पहला विचार दिया गया है कि सरकार द्वारा निर्वाचनों को क्या किया जाए, सीधा फंडिंग किया जाए। लेकिन जो सरकार द्वारा निर्वाचनों को सीधे फंडिंग का मॉडल है वो अधिक व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार रोक पाना या प्रभावी निगरानी संभव नहीं होगा इससे, अगर सरकार निर्वाचनों को सीधे फंडिंग कर देगी। दूसरा है कि राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाए। तो राजनीतिक दलों की जो फंडिंग है यह विचार अधिक व्यवहारिक है, मतलब ये व्यवहार में लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विश्व के लगभग 71 देश जो है राजनीतिक दलों को जो फंडिंग है उसी के बेस पर चल रहे हैं और इसी को अपनाया है। इसके अंतर्गत क्या करती है जो सरकार होती है, सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को जो है उनके पिछले योगदान के आधार पर धनराशि दी जाती है, और इस मॉडल में निगरानी करना अपेक्षाकृत सरल भी है। यद्यपि भारत जो है एक विशाल देश है और इसमें बहुदलीय व्यवस्था है, माने बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हम लागू करेंगे तो वह चुनौतियों से युक्त होगा। फिर भी यह जो है थोड़ा सरल है। तीसरा जो विचार प्रस्तावित है वो राष्ट्रीय निर्वाचन फंड है। राष्ट्रीय निर्वाचन फंड में क्या कहा गया है, जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय निर्वाचन फंड का गठन किया जाए। और गठन जो करेंगे उसमें क्या होता है कि यह कारपोरेट एवं लोगों के द्वारा जो दान दिया जाएगा उससे मिलकर बना रहेगा। माने लोग क्या करेंगे, दान देंगे और कारपोरेट भी इसमें दान देगा, और ये जो दान वाला पैसा रहेगा इसी को क्या करेंगे, हम चुनाव में खर्च करेंगे। यह विचार तो अच्छा है, लेकिन मॉडल को कैसे अपनाया जाए और इसकी चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए संसद में जो चर्चा होनी है वो होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी इसका चिंतन करना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के जो हैं विचार प्रस्तावित हैं निर्वाचनों के लिए। एक तो सरकार द्वारा निर्वाचनों को सीधे फंडिंग, एक तो है राजनीतिक दलों को फंडिंग, ये जो निर्वाचन है मतलब निर्वाचन आयोग को फंडिंग बाद में वहाँ से मैनेज करे। और या तो राजनीतिक दलों को सीधे फंडिंग या राष्ट्रीय निर्वाचन फंड बने कि जो कारपोरेट के द्वारा दान होता है। अब इसको सुधार के लिए राजनीतिक दलों के जो निधियन है, अगर मान लीजिए सेकंड वाला अपनाते हैं, ये कारपोरेट वाला दान वाला, तो राजनीतिक दलों में निधियन जो फंडिंग है उसको सुधार के लिए 2017-18 में क्या लाया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि जो दानकर्ता होते हैं, जो दान देते हैं, वो क्या करते हैं, बैंक से बॉन्ड को खरीद लेते हैं, और बॉन्ड को खरीदने के बाद वो राजनीतिक दलों में
जो पैसा रहता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करा देते हैं। तो इस प्रक्रिया में दानकर्ता जो होते हैं और राजनीतिक दल दोनों एक दूसरे से अपरिचित होंगे। माने मतलब इसका मतलब हो गया कि जो राजनीतिक दल होते हैं और जो दानकर्ता होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अपरिचित होंगे। और दानकर्ता क्या करेगा, बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और वहाँ से डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट करा देगा राजनीतिक दल के। और यह सब गोपनीय होगा। लेकिन व्यवहार में तो गोपनीय हमको लग रहा है, मतलब यहाँ पढ़ने में लग रहा है गोपनीय, लेकिन व्यवहार में क्या ऐसा संभव है? जितने भी राजनीतिक दल, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, उनका जो पैसा देते हैं कारपोरेट, उनसे संबंध होता है, सार्वजनिक संबंध, सार्वजनिक इसको बोलते हैं पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन। जैसे कि मतलब कि कोई किसी के रिश्ता में जब मतलब शादी होती है तो राजनीतिक दलों को बुलाते हैं, जो बड़े बड़े बैंक कारपोरेट वाले होते हैं। तो ये सबसे क्या होता है कि वो पहले ही बता देंगे कि हम खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड और हम ही पैसा अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जब सरकार आपकी बनेगी तो हमारे लिए काम करना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा बाद में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैलने लगता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि फंडिंग जो होनी चाहिए वो सार्वजनिक होनी चाहिए। जो भी फंडिंग हो सार्वजनिक हो, और जवाबदेही भी होनी चाहिए कि कहाँ कैसे क्या खर्च हुआ। इसके लिए सीएजी को प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण भी किया जाना चाहिए सीएजी द्वारा। चुनाव में सुधार की अपेक्षाएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो चुनाव में सुधार के लिए पहले तो राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण, जो राजनीति में अपराधी जा रहे हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ पे जीरो टॉलरेंस भी आप लोग लिख सकते हैं, जीरो टॉलरेंस हर जगह ऐड कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, जनता में जागरूकता होना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके प्रति तुरंत कार्रवाई की जाए। मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब थोड़ा भी सहन शक्ति ना दिखाया जाए, चलो रहने दो, हो जाती है गलती, ऐसा नहीं। जीरो टॉलरेंस, गलती करो तुरंत मारो, मतलब उनको तुरंत कोई ना कोई सज़ा दो। फिर है सभी के लिए अनिवार्य मतदान होना चाहिए चुनाव में सुधार के लिए। एक व्यक्ति को एक सीट के लिए ही चुनाव लड़ने की बाध्यता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोल फंडिंग में सुधार होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर दंड देना चाहिए। राजनीतिक दलों को रद्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर निर्वाचनों में लोभ को कम करना है, क्यों जैसे फ्री कंबल बांट देते हैं, फ्री मुर्गा, फ्री दारू, ये सब कुछ जो बांटते हैं ये लोभ तो है, निर्वाचन में लोभ देते हैं तो जिससे चुनाव में मत मिलता है। तो इस मत को भी जो फ्री से मिलता है उसको भी, इस लोभ को भी दूर करना है। फिर है संकीर्ण आधारों पर जो चुनाव को प्रभावित करने के प्रतिरोध हैं, जो संकीर्ण छोटे छोटे चीज़ों के आधार पर चुनाव को प्रभावित करते हैं, जैसे धर्म के आधार पर करते हैं, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म करके। तो इसको भी, इन संकीर्ण आधारों को भी जो टेलीविज़न पर एनालिसिस होता है धर्म के नाम पर, उसको भी दूर करना। तो ये हो गया चुनाव में सुधार। फिर है भाग 16 आ गया। भाग 15 में लोक सेवा आयोग था। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के संबंध में जो है वो अपना कुछ विशेष वर्गों के लिए संबंध में जो प्रावधान है वो भाग 16 में है। भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 ए तक के अनुच्छेद आते हैं। अब अनुच्छेद, कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखते हैं 330 से 342 ए तक के। जो आर्टिकल 330 है उसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा में। 332 में है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि जो आरक्षण की अवधि है वो 80 वर्ष जो थी, मूल संविधान में तो 10 वर्ष था, लेकिन जो आरक्षण की अवधि है वो अब 80 वर्ष हो जाएगी। मतलब संविधान लागू के टाइम से 2030 तक रहेगा जो आरक्षण रहेगा, उस संविधान लागू से 80 वर्ष तक। जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था संविधान। तो ये पहले आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए था, यानी 1960 तक था, लेकिन अब 80 वर्ष के लिए हो गया। तो 1950 में प्लस 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 2030, माने जो ये आरक्षण रहेगा वो 2030 तक आरक्षण रहेगा। और ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा कहा गया है? 104वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, 2019 के द्वारा। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये कहा गया
कि जो आर्टिकल 334 में मूल संविधान में आरक्षण 10 वर्ष था वो 80 वर्ष किया जाए, है ना। फिर आर्टिकल 335 में क्या कहा गया कि जो SC और ST के जो दावे हैं उनका ध्यान उनकी नियुक्ति में रखा जाए। मतलब जो ये लोग थोड़ा पिछड़े जाति के हैं ना, तो इसलिए इनको ध्यान में रखा जाए, इनको वरीयता दी जाए हर चीज़ में। जैसे अर्हक अंक में ये देखते हो ना, कट ऑफ SC ST की बहुत कम जाती है, तो यही अनुच्छेद आर्टिकल 335 की वजह से भी है कि इसमें कहा गया है कि जो SC ST के लिए अर्हक अंक हैं वो भी कम किया जाए, और जो आरक्षण देते समय जो प्रशासनिक दक्षता इतनी, मतलब आरक्षण दें, इतना ही आरक्षण दें कि प्रशासनिक दक्षता में कमी ना आ जाए, उतना ही आरक्षण दें, उससे ज़्यादा आरक्षण ना दें, लेकिन आरक्षण देना पड़ेगा अंक में। ये आर्टिकल 335 में कहा गया है संविधान में, क्योंकि उस टाइम जो था ना, ये लोग थोड़ा, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, अभी भी कुछ ख़राब कंडीशन है, तो इसलिए आरक्षण दिया जाता है। और आर्टिकल 338 जो है, आर्टिकल 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। उसके बाद जो है 338 में ही 2 और आयोग जोड़े गए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित पिछड़ा आयोग। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो ये दोनों कब जोड़े गए, 338A में है। देखो 338 सबसे पहले SC है, 338 में SC है, 338A में ST है, फिर 338B में जो है कौन है, NCBC है। NCBC मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो 338A जो जोड़ा गया है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 89वें 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, 2003 के द्वारा जोड़ा गया 338A। इसमें क्या जोड़ा गया, NCST, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड 338B नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 102 में संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे 3 संशोधन हम लोग देख लिए, एक तो 89वां संशोधन से 338 से, 102वें संशोधन से 338B 2018, और 104वें से क्या जोड़ा गया था, यहाँ पे 104वें से जोड़ा गया था आरक्षण की अवधि 80 वर्ष। फिर है यहाँ पे कुछ नोट लिखे गए हैं, उसको पढ़ते हैं। मूल संविधान में जो आर्टिकल 338 था वो SC ST के लिए अधिकारी की जो नियुक्ति होती थी वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती थी, और इसी में जो 65वां संविधान संशोधन 1990 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। जो इसका नाम था 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, इसका जो नाम था वो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया। फिर जो इन तीनों में जो हुआ है, अभी इन तीनों की हिस्ट्री बता रहा। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले नाम हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि NCBC जो है 1993 में बन गया। 1990 में तो ये हुआ, 1990 में 338 को ही कहा गया कि यही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों आयोग हैं। लेकिन 1993 में जो बना पिछड़ा वर्ग जो बना 1993 में, वो संसद के कानून द्वारा बना। और जब संसद के कानून द्वारा बना था तो ये सांविधिक आयोग था, माने स्टैचुरी था, सांविधिक आयोग था, कानून वाला था। लेकिन 2018 में इसको क्या कर दिया गया, 102वें संविधान संशोधन से इसे संवैधानिक आयोग कर दिया गया। तो अगर अब कोई पूछे कि NCBC क्या संवैधानिक आयोग है, तो हाँ है, 338B में उपस्थित है। अब संवैधानिक आयोग बनाने का मतलब क्या होता है, सांविधिक से संवैधानिक जब कोई चीज़ बनता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि NCBC के संवैधानिक होने से
आयोग का स्टेटस बढ़ गया, महत्व बढ़ गया और शक्ति बढ़ गई। स्टेटस भी बढ़ गया, महत्व भी बढ़ गया। स्टेटस माने वही महत्व होता है, वरीयता बढ़ जाना। तो इससे क्या हो गया, इसका महत्व बढ़ गया। फिर है एनसीबीसी पहले शिकायतें नहीं सुनता था, और जब 102वां संविधान संशोधन 2018 से जब ये संवैधानिक हो गया तो शिकायतें सुन भी सकता था और जांच भी कर सकता था। अब देखिए एनसीएससी, मैंने 3 प्रकार के आयोग पढ़ लिए, एनसीएससी, एनसीबीसी और एनसीएसटी, 3 प्रकार। तो एनसीएससी सबसे पहले देखते हैं, अनुसूचित जाति आयोग। ये तीनों जो है एक सलाहकारी संस्था होती हैं। इनकी संरचना भी सेम होती है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। तीनों में नियुक्ति तीनों की राष्ट्रपति द्वारा करती है और पदमुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल तीनों का 3 वर्ष होता है। कार्य क्या होता है, संविधान, कानून आदि के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए किए गए संरक्षण के उपायों का अध्ययन करना और उनके कार्यान्वयन का अध्ययन करना और सुझाव देना। दूसरा है अनुसूचित जाति की शिकायतों की जांच करना। तीसरा है अनुसूचित जाति के बनाए जा रहे नीतियों में सलाह देना। चौथा है अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास के लिए सुझाव देना। पाँचवा है राष्ट्रपति द्वारा जो सीधे सुझाए गए उपाय हैं या सौंपे गए विषय हैं उन पर सुझाव देना। रिपोर्ट किसे देता है, एनसीएससी अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और संसद में राष्ट्रपति जो है रखवाता है। और जब राज्य में देना होता है तो किसे देता है, राज्यपाल को देता है और राज्यपाल विधानमंडल में रखवाता है। इनकी शक्तियाँ जो है सिविल न्यायालय की भांति हैं। इसकी समीक्षा देखते हैं। समीक्षा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी ने जो है विगत वर्षों में प्रभावी भूमिका निभाई है। जो है अगर निष्कर्ष यह लिखना हो तो भी इसको लिख सकते हैं कि जो एनसीएससी है वो विगत वर्षों में प्रभावी भूमिका निभाई है सलाह देने में, और अनुसूचित जातियों से संबंधित शिकायतों की जांच पर कार्रवाई की सिफारिश भी की है, और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए समय समय पर प्रभावी सुझाव भी दिया है। तथापि आयोग ना तो पीड़ितों को राहत दे सकता है और ना ही दोषियों को दंडित कर सकता है। ये सलाह तो दे सकता है लेकिन पीड़ितों को राहत और दोषियों को दंडित नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार आयोग की भूमिका पर जो है प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता रहता है कि ये तो पीड़ितों को सलाह नहीं दे सकता और दोषियों को दंडित भी नहीं कर सकता। और इसकी आलोचना भी की जाती है कि एनसीएससी की जो भूमिका है वो प्रभावशाली नहीं रही है। लेकिन आयोग की भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जो कि सुझाव निम्न है। कौन कौन से सुझाव हैं यहाँ पे, पहला क्या है कि एनसीएससी को पीड़ितों को राहत एवं दोषियों को दंडित देने का अधिकार दिया जाए। माने जो एनसीएससी है वो पीड़ितों को केवल सलाह देती है, राहत और दोषियों को दंड तो नहीं देती, लेकिन इसको क्या किया जाना चाहिए कि अधिकार दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा विकल्प नहीं माना गया, क्योंकि व्यवहार में यह लागू नहीं हो सकता और अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा। दूसरा है आयोग का राष्ट्रीय मानवाधिकार में विलय कर दिया जाए। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिससे मितव्यता माने सरकारी खर्चों में कमी आएगी। और एनसीएसटी एनसीबीसी सबका कार्य ऊपर वाले की तरह है, एनसीएससी की भांति है। माने यहाँ पे जितने भी थोड़ा खाली चेंज कर देना है, अनुसूचित जाति के जगह अनुसूचित जनजाति और या तो पिछड़ा वर्ग कर देना है। फिर है आर्टिकल 340 जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति की जाती है, जैसे मंडल कमीशन, बीपी मंडल आयोग, काका कालेलकर आयोग, रोहिणी आयोग। ये सब आयोग जो हैं वो 340 के अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति की गई। 341 में जो एससी हैं माने अनुसूचित जाति हैं, उन्हें राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेकर ही एससी घोषणा करता है। अगर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से परामर्श लेता है तब एससी की घोषणा करता है, तथा पब्लिक नोटिफिकेशन में जारी करता है कि एससी हैं। इन्हें अनुसूची में नाम शामिल करते हैं, इसलिए एससी हैं जो कि संसद द्वारा शामिल होता है। जो एससी है वो संसद द्वारा शामिल होते हैं। और 342 में क्या है, एसटी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति। वो भी राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल से परामर्श लेके एसटी घोषित करता है और पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करता है। 342 ए में क्या है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास हैं वो क्या करते हैं, उनको शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है डिसाइड करते हैं। केंद्र में जो घोषणा करती है वो राष्ट्रपति करता है और राज्यों में घोषणा राज्यपाल करता है। 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा ये भी जोड़ा गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा भाग 17 में अगले वीडियो में। धन्यवाद।